बलजीत, अमित, एक भीम का भी फोन आया था शायद अभी, या किसका आया था? आवाज आ रही है भाई तुम तक? हेलो। आवाज आ रही है भाई तुम्हारे तक? कहाँ गए? शुरू करें भाई क्लास? जी सर। ठीक है, तो पहले 2 यूनिट हमने कंप्लीट की हैं। थर्ड यूनिट है अब अपनी सैम्पलिंग। जब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस चल रहा था, मैंने बताया था कि सैम्पलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर सैम्पलिंग में ही आपका एरर हो जाता है तो लास्ट में आप चाहे एनालिसिस कितना ही बढ़िया तरीके से कर लो, वो एरर मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होके आपके रिजल्ट्स में दिखेगा। तो सैम्पलिंग क्या है? जनरली सभी को पता है कि भाई, जो हमारा लॉट होता है या जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से हम कुछ पार्ट उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उसके बेस पे हम ये कहते हैं कि भाई पूरी जो पॉपुलेशन है या जो पूरा हमारा लॉट है, उसके अंदर इस तरीके का रिजल्ट है, या इस तरीके के उनके जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी रीडिंग ये है। तो वो सैंपल कैसे लेना है उसके बारे में, और सैम्पलिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसके बारे में, क्योंकि कोई भी अगर काम आप करते हो ना, उस काम के अंदर किस बात का क्या मतलब है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप उस काम को पूरे तरीके से समझ नहीं पाओगे। जैसे जब हम बैंक में जाते हैं तो वहां पे जिस तरह आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो उसको क्रेडिट बोलते हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं तो डेबिट बोलते हैं, आपको पैसे निकलवाने हैं तो उसके लिए विड्रॉल फॉर्म होता है, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो उसके लिए डीडी का अलग से फॉर्म होता है। तो ये जो टर्म है, 3-4 टर्म जिसका मैंने अभी जिक्र किया, या पासबुक है, पासबुक अपडेट करवानी है तो पासबुक क्या होती है, अपडेट करवाना क्या होता है। तो जब तक आपको ये टर्म्स नहीं पता होंगे ना, तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा और आप समझा नहीं पाओगे आसानी से जो आपको करवाना है, या जो आपको लोन है, जैसे लोन का क्या मतलब होता है, इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है, तो वो बैंकिंग से रिलेटेड है। सैम्पलिंग से रिलेटेड भी ऐसे कुछ टर्म्स हैं, हम उनका भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जो भी सैंपल है उसको ये समझो कि वो हमारा जो भी लॉट है या बैच है या कंसाइनमेंट है या पैकेज है, उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है। ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि जो लॉट के अंदर, बैच के अंदर, कंसाइनमेंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं, वही हमारे सैंपल के अंदर है, हम ये मान के चलते हैं, या हमें सैंपल इस तरीके से लेना होता है। तो कोई भी आपको केमिकल टेस्ट करना है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करना है, तो सैंपल जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ऑफ द लॉट। अब जितने भी हमारे फूड आइटम है, आप फूड की कोई सी भी चीज उठा लो, अब मान लो हम सिर्फ बर्फी की बात कर लेते हैं कि बर्फी किससे बनती है, मावे से बनती है, दूध से बनती है, तो बर्फी में कोई बाहर से चीज क्या मिलाएगा। लेकिन बर्फी बनाते हुए उसमें चीनी भी मिलती है, और मिल्क जो लिया है, मिल्क के अंदर आपको पता है कि फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मॉइस्चर भी होता है। तो हमारा जो भी खाने का सामान है, उसमें चाहे कितना सिंगल टाइप का आइटम क्यों ना ले लो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ और चीजें मिली हुई होती हैं। तो हमारा जितना भी फूड स्टफ है वो रिलेटिवली हेट्रोजीनस होता है। हेट्रोजीनस मतलब असल अलग अलग चीजें उसके अंदर मिली हुई हैं। तो उनकी जो सैंपलिंग करना है, या उसके अंदर से मटेरियल को अलग अलग निकालना है, जैसे फैट को अलग निकालना है, प्रोटीन को अलग निकालना है, तो वहां पे हमारा एरर के चांसेस बहुत रहते हैं। तो सबसे पहले तो कि हमारा जो हेट्रोजीनस सैंपल है, जिसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं, उन सभी को मिला के इस तरीके से लेना कि वो हमारा जो सैंपल हो वो होमोजीनस हो, यानी सारी चीजें उसके अंदर बराबर मात्रा में आए। ये समस्याएं जो हैं वो, अगर आप किसी प्लान के अकॉर्डिंग या रैंडमली चीजों को उठाते हैं तो काफी हद तक दूर हो जाती हैं। इसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, या कोई आपके सिस्टम के अंदर कोई इनहेरेंट बायसनेस ना हो। इनहेरेंट बायसनेस क्या चीज है कि किसी एक चीज को ज्यादा पसंद करना, या किसी एक चीज को ज्यादा लेना, दूसरी को कम लेना। जैसे दूध का हम सैंपल उठाते हैं,
अगर हम दूध का सैंपल ले रहे हैं, अपने को पता है टैंकर बहुत बड़ा है और हमारे पास जो सैंपलर है वो छोटा सा है, तो क्या करेंगे जहां से भी ओपनिंग है वहां पे हमने अपना सैंपलर डाला और दूध का सैंपल ले लिया, लेकिन वो वहां पे ट्रू वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि अपने को पता है कि दूध जब अपने पास ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया है तो आते आते जो क्रीम पोर्शन है या जो फैट पोर्शन है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी लो है वाटर के मुकाबले। तो वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट और वाटर वो नीचे की तरफ है, और जो लाइट है, जो घी है, क्रीम है, वो ऊपर की तरफ है। तो हमने ऊपर से सैंपल उठा लिया तो हम कहेंगे वाह इसमें तो बहुत सारा फैट है, तो इसका रेट ज्यादा लगेगा, क्योंकि फैट के बेस पे हम रेट डिटरमाइन करते हैं। तो वो जो चीज है उसको हम बोलते हैं बायसनेस। अब उस बायसनेस को कैसे कम किया जा सकता है कि जब आप सैंपल लें तो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में अच्छी तरह पता हो। आपको पता है भाई ये घी ऊपर आ जाता है, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, प्लंजर मारते। प्लंजर मारने का मकसद क्या है कि जो हेट्रोजिनस मिक्सचर था अभी, कि फैट अलग था और जो मिल्क सॉल्युबल सॉलिड्स थे वो अलग थे, तो उन सभी को हम हिला दें और इस तरीके से मिला दें कि अगर हम सैंपल अब कहीं से भी लेंगे तो वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बराबर मात्रा में पूरे अपनी लॉट के अंदर होंगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। एक कई बार जिक्र आता है कि भाई कितने आपको इंडिविजुअल या कितने सैंपल्स लेने हैं कितने में से, तो इसका एक सही आंसर तो ये है कि आपका जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है उसके अंदर ये दिया होता है। दूसरा, कोई भी आप जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें भी ये बताया होता है कि आपको सैंपल में से कितने उठाने हैं। तो दोनों में से जो भी आपके लिए सुटेबल है, सुटेबल मतलब जो भी अवेलेबल है आपके पास, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। अदरवाइज जहां पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दिस इज जेनेरिक फॉर्मूला जिसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल C अंडर रूट n। अब इसमें स्मॉल n है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी सिलेक्टेड, यानी जितने सैंपल हमने उठाने हैं। कैपिटल C है फैक्टर, है एक ऐसा जो रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को, कि कितनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपको इसमें चाहिए। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बढ़ेगी उतने ही आपको ज्यादा सैंपल उठाने पड़ेंगे। और जो कैपिटल N है दिस इज अवर लॉट साइज। तो अगर अपने पास ये दो चीजें हैं, लॉट साइज है और अपने पास एक्यूरेसी डिजायर्ड है, तो अपने को सैंपल का साइज पता लग जाएगा कि कितने सैंपल उठाने हैं। जिसको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता उसके लिए मैंने लिंक भेज रखा है यूट्यूब पे, बड़ा इजी है, आसानी से समझा रखा है कि हिंदी में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अंडर रूट n है ना जो, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। जहां पे आपको वेरिएबिलिटी का नहीं पता तो वहां पे हमेशा सलाह ये दी जाती है कि आपका एनालिसिस में जितना सैंपल लगेगा, मान लो आपको 4-5 एनालिसिस करने अप्रोक्सीमेट वाले, तो उसमें आपको लगता है कि 50 ग्राम सैंपल लग जाएगा। तो जहां पे आपको वेरिएबिलिटी का नहीं पता वहां पे आप 10 गुना, 50 ग्राम का 10 गुना हो गया 500 ग्राम, वो ले लोगे। ये कुछ क्रूड से मेथड हैं और अधिकतर जब आप सैम्पलिंग का काम करते हो तो बहुत सी चीजें आपको डिफाइन कर दी जाती हैं, कुछ आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाती हैं, कुछ आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। तो उन सभी की मदद से आपको सैंपल लेना है, लेकिन सैंपल लेते हुए ध्यान यही रखना है कि सैंपल में बार बार एरर आता है, और वो एरर सैंपलिंग में किस कारण से आता है कि आप जो सेलेक्ट करते हो चीजें उसमें रैंडमनेस नहीं है। रैंडमनेस का मतलब क्या कि एक ही जगह से सैंपल उठा लिया, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, चौथी जगह से सैंपल लिया ही नहीं। जैसे हम मान लो गोदाम भरा पड़ा है और गेट तक सारी बोरियां अड़ी पड़ी हैं, या जैसे हम तूड़ी भरते हैं तो तूड़ी के कोठार में अगर हम अपने को सैंपल लेना पड़ जाए तो अंदर कौन घुसेगा, तो गेट के ऊपर ही जो तूड़ी है उसका सैंपल भर लिया। या गेहूं इतने भर रखे हैं कि धांग जो है उनके बीच में जगह ही नहीं है, तो आप साइड में से ले सकते हो, ऊपर चढ़ के ले सकते हो, जो लेकिन नीचे कोने में दबी पड़ी है बोरियां, उनका सैंपल आप कैसे लोगे। तो आपको जब ये स्टोर करना है तब इस तरीके से ध्यान रखना है कि स्टोरेज के दौरान आप अगर आपको सैंपल लेना पड़ जाए तो सारे के सारे लॉट में से आप घूम सको, तो स्टोरेज भी इस तरीके से करनी है। तो इस लैक ऑफ रैंडमनेस के कारण एरर ना आ पाए आपके सैंपलिंग में। दूसरा, मेजर जो फूड के अंदर
जब आप विटामिन एनालिसिस करते हैं या ऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स का एनालिसिस करते हैं, उसमें ये बड़ा फर्क आता है कि आपने सैंपल लिया, अब वो एयर से एक्सपोज्ड है, लाइट से एक्सपोज्ड है, प्रॉपरली सील्ड नहीं है, तो बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं फूड के अंदर जिनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है ड्यूरिंग सैम्पलिंग भी, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी, जब तक वो लैब तक आएगा, और ड्यूरिंग एनालिसिस भी। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि सैंपलिंग इस तरीके से करनी है कि उसमें से जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेरे को एनालाइज करने हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट उसी फॉर्म में रहें जब मैंने सैंपल उठाया है। आपको उसके लिए चाहे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर का यूज करना पड़े, चाहे पैकेजिंग आपको चेंज करनी पड़े, सीलिंग करनी पड़े, या डार्क कलर्ड बॉटल का इस्तेमाल करना पड़े, तो उसके कारण कोई एरर नहीं आना चाहिए कि सैंपल लिया और जब तक आपने उसका एनालिसिस किया, कई देर तक पड़ा रहा, तो उसके अंदर चेंजेस इतने हो गए कि आप जो अब निकालोगे वो ट्रू पिक्चर नहीं शो करेगा जैसा कि वो सैंपल था। थर्ड वन जो है नॉन होमोजेनिटी ऑफ फूड है। होमोजेनियस क्या चीज होती है कि सारी चीजें सभी बराबर मात्रा में अच्छी तरह से मिली हुई हों, ताकि हम कहीं से भी सैंपल उठाएं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंट सही मात्रा में अपने पास आए। तो जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया था, या कोई भी आपकी मान लो रेडी टू ईट फूड है, अगर उसका सैंपल उठाया तो उसमें क्या है कि तेल ऊपर आ जाता है, बाकी चीजें नीचे रह जाती है। तो सबसे पहले उनको आप अच्छी तरह से मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ ये मिक्स हो गया अच्छी तरह, उसके बाद आप उसमें से सैंपल लोगे। तो आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज सैंपल। तो सैंपल की एक जनरल डेफिनेशन है जो IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, नॉमेनक्लेचर में, वर्ल्ड में केमिकल नॉमेनक्लेचर में वर्ल्ड में टॉप एजेंसी मानी जाती है। तो इसने जो सैंपल की डेफिनेशन दी है कि सैंपल इज अ पोर्शन ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का कुछ हिस्सा है, टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, द कंसाइनमेंट, जो भी आपके पास कंसाइनमेंट आया है, लॉट आया है, एंड, और उसमें सेलेक्ट किस तरीके से किया गया है, सेलेक्टेड इन सच ए वे कि उसके अंदर दैट इट पोजेसेस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बल्क, कि बल्क के अंदर जो भी जरूरी चीजें हैं ध्यान में रखने वाली, या जो भी खास बातें हैं हमारे पूरे बल्क की या कंसाइनमेंट की, वो हमारे उसके अंदर जरूर आए। तो सैंपल इज अ पोर्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द कंसाइनमेंट, एक तो कंसाइनमेंट में से लेना, कहीं और से नहीं लेना, और उस तरीके से आपको लेना है कि उसके अंदर जो बल्क या आपका जो कंसाइनमेंट है उसकी सारी जरूरी बातें या सारे जरूरी खास बातें या खास कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण, वो हमारे सैंपल के अंदर है। तो ये है सैंपल की डेफिनेशन। अगर कहीं से आपको पूछा जाता है तो दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एनालिटिकल कमीशन ऑफ टर्मिनोलॉजी जो IUPAC का है, उसने डेफिनेशन दी है। जो आइडियल सैंपल है, जिसको हम बढ़िया सैंपल मानते हैं, उसके अंदर वो इट शुड बी आइडेंटिकल, जो भी आपके बल्क की या लॉट की या कंसाइनमेंट की जो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं, अंदरूनी जो भी उसकी खासियतें हैं, उनसे मिलता जुलता आपका आइडियल जो सैंपल है वो होना चाहिए। तो इतना जरूर हो सैंपल कि आपको दोबारा सैंपल लेने के लिए ना जाना पड़े। जितना भी आपको एनालिसिस करना, जो भी करना है, वो आप एक ही बार सैंपल लेके आएंगे, बार बार नहीं जाएंगे सैंपल लेने उसी पॉपुलेशन का, क्योंकि बार बार सैंपल लेते हो ना, इससे भी बायसनेस आती है, इससे भी कुछ मान लो बाद में चेंजेस आए हैं तो पहले वाली जो रियल पिक्चर थी उसका आपको बाद वाले सैंपल्स में नहीं पता लग पाता। फिर आमतौर पे इन्होंने कहा कि 250 ग्राम का जो होमोजेनियस सैंपल है वो सफिशिएंट होता है, बट दैट डिपेंड्स कि वो आप उससे और क्या एनालिसिस करना चाहते हो। और हमने ज़्यादा सैंपल लिया है तो उसको हम छोटे सैंपल क्वार्टरिंग जो टेक्निक है उसके जरिए उसके अंदर से छोटा सैंपल भी तैयार कर सकते हैं। अब साइज वही है कि स्पाइसेस वगैरह का है, तो जिस तरह सेफ्रन है बहुत महंगी आइटम है, तो इसका हम 250 ग्राम सैंपल थोड़ी उठाएंगे क्योंकि सेफ्रन का जो 10 ग्राम है उसकी कीमत 150, 200, 250 रुपये शुरू हो जाती है। 10 ग्राम में ठीक कह रहा हूँ क्या? 1 ग्राम 2 ग्राम की, नॉट 10 ग्राम्स। तो उसका इतना बड़ा सैंपल नहीं उठाएंगे, तो उसमें हम यही देखेंगे कि कितने पीसीस हैं, उसी हिसाब से या लॉट में से जो 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 उसमें से हमें एनालिसिस करना है
कॉस्ट भी उसमें एक मैटर करती है, जैसे स्पाइसेस हैं वो थोड़ा कॉस्टली होती हैं, तो 100 ग्राम फ्रूट वेजिटेबल फ्रेश है तो इसमें 1 किलो तक भी सैंपल लिया जा सकता है। बस ध्यान यही रखना है, इनको पैक और स्टोर इस तरीके से करना है कि जब तक आपका एनालिसिस कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल चेंज ना आए। सैंपल्स को प्रिपेयर कैसे करना होता है, पहला स्टेप हमारा कि सैंपल हम ले आए, लेकिन लैब में जब उसका हम एनालिसिस करेंगे तो उससे पहले बहुत सी चीजें उसके साथ हमें करनी है। एक तो मान लो आप 2.5 किलो सैंपल उठा लाए, तो अब 2.5 का 2.5 किलो तो आप लैब में यूज नहीं करोगे, या एक ही पोर्शन में यूज नहीं करोगे, उसका केमिकल में, माइक्रोबायोलॉजिकल में, या हो सकता है इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन में, फिजिकल जो आपकी मशीन है उस सेक्शन में जाता हो, तो आप उनको बांटोगे। बांट के जिस पोर्शन में या जिस आपके लैब के सेक्शन में जितना सैंपल जाना चाहिए वो भेजोगे। तो आपके पास जो ये सैंपल आया है एनालिसिस से पहले, इसके साथ आपको कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं छुरी काटा, ऑपरेशन का मतलब कि उसको आपको पीसना है, कूटना है, छोटा करना है, या उसकी फर्दर आगे आपको जैसे मॉइस्ट सैंपल हैं आपके या जिसमें फैट ज़्यादा है तो उसमें आप लिक्विड नाइट्रोजन डाल के और फिर उसको आप पाउडर फॉर्म में लेके आते हो। तो इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस हैं, या क्रश करते हो, लीव्स हैं जैसे मोर्टल पेस्टल के अंदर क्रश करते हो तो उसका सॉल्यूशन या उसका लिक्विड फॉर्म में उसको लेके आते हो। तो ये जितने भी तरीके हैं ये सैंपल प्रिपरेशन के तरीके हैं हमारे। और क्या साइज आपको भेजना है तो साइज रिड्यूस करना है, अमाउंट रिड्यूस करना है। तो इसके अंदर प्रिपरेशन में जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले तो लार्ज सैंपल आया है आपके पास, बल्क सैंपल आया है कि पूरे का पूरा आपके लॉट का खूब बड़ा सैंपल है, मान लो 2.5-3 किलो, 4-5 किलो का, 10 किलो तक का है, तो उसमें से ऐसा पोर्शन निकालना जो आप अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग एनालिसिस के लिए भेजोगे। तो इसके लिए आपको अलग अलग टेक्निक्स हैं, स्मॉल सैंपल तैयार करना लार्ज सैंपल से, क्वार्टरिंग वगैरह, या ग्रेन्स के अगर आपके सैंपल हैं तो उसके लिए बोर्नियर डिवाइडर वगैरह हैं जो अपनी लैब में रखा है, उनका इस्तेमाल करोगे। दूसरा, जो भी आपके पास आपने मान लो प्लांट मटेरियल लिया है या आपने फूड मटेरियल लिया है, उसके अंदर कोई भी लॉस ना हो, इससे आपको आपके सैंपल को प्रिपेयर इस तरीके से करना है कि फर्दर लॉस ना हो। वो सैंपल आपके पास चाहे आपको कोल्ड स्टोर में रखना है या आपको ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में रखना है या वैक्यूम में रखना है, तो और सील करना है एचडीपी में, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन में, या ग्लास बॉटल में, कलर्ड ग्लास बॉटल में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर जिस तरह हमने इसमें प्लांट का लिया है, तो कोई भी एक्सट्रीनियस मटेरियल है जो आप नहीं चाहते कि आपकी जो एनालिसिस के अंदर वो दिक्कत पैदा करे, तो आप उसको रिमूव करेंगे उस पार्ट को। फिर अगर हमारा फूड आइटम इस तरह का है कि उसके अंदर एंजाइम्स हैं और वो एक्ट कर रहे हैं, तो उनको हमें इनएक्टिवेट करना है ताकि जब तक एनालिसिस हम स्टार्ट करें और एनालिसिस के दौरान भी वो कोई चेंजेस ना लेके आए। तो एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करना है, लेकिन इनएक्टिवेट करने का तरीका वो होना चाहिए जिससे कि जो हमारा फूड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई असर ना पड़े। जैसे मान लो हम एप्पल का ही है, फ्रेश एप्पल का एनालिसिस करना है, अपने को पता है कि एप्पल के अंदर ब्राउनिंग होती है, तो उस वो ब्राउनिंग एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए आप कोई भी केमिकल यूज कर सकते हो, या साल्ट यूज कर सकते हो, या एसिड यूज कर सकते हो, जो भी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आगे आपको उस एसिड का टेस्ट करना है तो वो एसिड आपने एक्स्ट्रा मिलाया है तो वो इंटरफेरेंस हो जाएगी, या साल्ट का आगे टेस्ट करना है तो वो आपने मिलाया है। तो ऐसी चीज से आपको एंजाइमेटिक रिएक्शन रोकनी है जो आगे आपके एनालिसिस के दौरान कोई इंटरफेरेंस ना करे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। कोई भी कंपोजिशनल चेंज ना है ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। स्पाइसेज में होता है जैसे आपने अनपाउडर्ड या फ्रेश आपने स्पाइसेस ले ली, और जिस तरह आमतौर पे होता है हमने इसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लिया, लेकिन बहुत बड़ा सैंपल है, उसको अगर ग्राइंड कर रहे हैं तो टाइम लगता है, तो ग्राइंडिंग में अगर कंटिन्यू चला रहे हैं तो उससे हीटिंग होती है, और हीटिंग से अपने को पता है कि फ्लेवर लॉस होता है, और फ्लेवर
किस चीज के कारण होता है? वोलेटाइल ऑयल्स के कारण होता है। तो वो जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं, हीट मिलते ही वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके के कंपोजिशनल चेंजेस ना हो तो अपने को ग्राइंडिंग के जो मेथड हैं वो भी, जैसे क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग है जिसमें हम बाहर से ठंडा रखते हैं ताकि जो इस तरीके का लॉस है वोलेटाइल ऑयल्स का वो कम से कम हो। तो ऐसे अगर कोई भी कंपोजिशनल चेंज आता है तो दैट विल ऐड टू द बायसनेस, उससे आपका एरर आता है सैम्पलिंग में, और वो आपको कम कम से कम रखना है, तो ध्यान रखना है। फिर जब आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उससे मेटल कंटेमिनेशन ना हो जाए। ग्राइंडर हैं पुराने हो गए, बॉल में टाइप के हैं, तो उनकी बॉल्स के ऊपर से ही रस्ट अपने मान लो प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है, या ब्लेड्स हैं वो रस्टेड हैं, तो उनसे आपका मेटल कंटेमिनेशन है, या कोई पार्ट टूट के चला गया, घिस के चला गया, कॉपर के जिस तरह मान लो हम आमतौर पे उसमें कपलिंग यूज करते हैं या कुछ और, कहीं से भी कोई भी मेटल की कंटेमिनेशन ना हो ग्राइंडिंग के दौरान। और जितने भी अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं जैसे विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये हीटिंग से, एक्सपोजर टू एयर से बहुत जल्दी इसके अंदर ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं या कई आपके एंटीऑक्सीडेंट्स और भी हैं जो जिनकी कंपोजिशनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि प्रोसेसिंग के दौरान जो भी आप उसको तैयार कर रहे हो सैंपल को, उस दौरान वो चेंजेस ना आए। या कोई और समस्या, जैसे ऑयल सीड्स को जब आप प्रिपेयर करते हो एनालिसिस के लिए तो उसकी आप क्रशिंग करते हो, तो उसमें जो ऑयल सीड लॉस है वो बढ़े ना। तो ऐसे जो आपके ये बातें हैं इनका ध्यान रखना है जब आप सैंपल तैयार करो एनालिसिस के लिए। तो सैंपल जो भी आपको प्रिपेयर करना, सबसे पहले उसको मिक्स करना, मिलाना है, होमोजेनाइज करना है। और कौन सा मेथड आप होमोजेनाइजेशन के लिए चूज करोगे, वो आप जैसा आपके पास फूड आइटम है उसके बेस पे आप इसको सेलेक्ट करोगे। और एफिशिएंट है भाई ये टर्म, इसके लिए अलग अलग तरह के मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, जैसे मिक्सर ही हैं। ये मिक्सर भी कई तरह के होते हैं। मिक्सी है जैसे घर में आमतौर पे बहुत हाई स्पीड पे चलती है, लेकिन ब्लेंडर जो है वो लो स्पीड पे चलता है। या जो कॉफी क्रशर है वो भी लो स्पीड पे चलता है। तो जैसा आपके पास फूड आइटम है उसी हिसाब से आप, मीट है जैसे, इसके लिए मिन्सर्स की जरूरत पड़ती है, काटना है, किसी के छोटे छोटे हिस्से करने हैं तो ग्रेटर्स की जरूरत पड़ती है। लिक्विड है उनको ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडर्स या होमोजेनाइजर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो फूड है वो ड्राई है, मॉइस्ट है या वेट है। तो हर एक के अलग अलग टाइप के जो मिक्सर्स हैं या होमोजेनाइजर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यही ध्यान रखना है कि आपका फूड मटेरियल कौन सा है और उससे आगे क्या एनालिसिस करना है। उसके बेस पे ही आप ग्राइंडिंग के लिए या होमोजेनाइजेशन के लिए या मिक्सिंग के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उस पर डिपेंड करता है। पहला आपका इसमें है ड्राई फूड सैंपल्स को प्रिपेयर करना। ड्राई का मतलब मॉइस्चर नहीं है, और मॉइस्चर नहीं है इसका मतलब इसको तोड़ना, पीसना, पाउडर बनाना, जिसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है उसकी बनिस्बत या उसकी बजाय ये आसान रहेगा। तो दिमाग में एक पिक्चर सी रखो कि ड्राई फूड है तो उसमें आप कैसे कैसे आप इसका सैंपल को प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मान लो वो मोटी डली है या मोटा है, टुकड़े हैं, तो हम उसका पहले एक मोटा मोटा पाउडर बनाएंगे। अच्छा, कोई भी जब आपको ग्राइंडिंग वगैरह करनी है ना, वो एकदम से बहुत बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में जमा पाउडर नहीं बनाना, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, हीट ज़्यादा जनरेट होगी, और उसमें आपके जो केमिकल या जो चेंजेस होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैकेनिकल ग्राइंडर्स की मदद से पहले उसके मोटे टुकड़े से, बहुत मोटे से थोड़े से मोटे करो, फिर और छोटे करो और छोटे करो, जैसे हम उसके अंदर करते हैं अपनी फ्लोर मिल के अंदर करते हैं ना, जो अपनी रोलर फ्लोर मिल होती है, कि धीरे धीरे करके एक एक स्टेप के बाद छोटे टुकड़े करते जाते हैं। तो यही अपने को ध्यान रखना है, और बीच बीच में इनको मिलाते रहना स्पून या स्पैचुला से। लेकिन ध्यान वही रखना है कि स्पून या स्पैचुला भी आपका एरर का घर ना हो, कि वहां से कोई एरर ना आए मॉइस्चर का या कोई कंटेमिनेशन का। तो
कि ऑलवेज कीप इट इन माइंड। बल्क सैंपल्स जितने भी ड्राई या पाउडरी फूड हैं उनको एक प्रोसेस होती है क्वार्टरिंग। क्वार्टरिंग क्या है बेसिकली कि आपने ढेर बना लिया जो भी आपका मटेरियल है, उस ढेर के अंदर आपने वर्टिकल लाइन खींची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। तो जब उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये लाइन खींचोगे उस ढेर के अंदर तो वो ढेर 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह रेत ले लिया और रेत के अंदर एक अपने से वर्टिकली उसमें लाइन खींच दी, एक हॉरिजॉन्टली लाइन खींच दी, तो वो 4 हिस्सों में बट गया। अब जो अपोजिट 2 हिस्से हैं वो निकाल दो, कोई भी अपोजिट 2 हिस्से जो एक दूसरे के डायगोनल हैं वो निकाल दिए। बाकी कितना बच गया, आधा मटेरियल बच गया, उसको फिर मिला दिया। फिर उसको और छोटा करना है या और कम करना है तो वही ढेरी बनाई और उसके बाकी के एक लाइन सीधी एक लाइन टेढ़ी, तो 4 हिस्से हो गए। 4 में से कोई भी जो डायगोनली अपोजिट हिस्से हैं वो निकाल दिए, बाकी को फिर मिला लिया। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं क्वार्टरिंग। तो धीरे धीरे करके इसमें मटेरियल जो हमारा वो कम होता जाता है और उस हिसाब से हम इसके अंदर से अनबाइस्ड सैंपल कम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान वही रखना है कि ग्लेज पेपर, ग्लास या क्लीन सरफेस होना चाहिए या लेमिनेटेड बेंच और टेबल होना चाहिए कि वहां से कोई कंटेमिनेशन अपने प्रोडक्ट में ना आए। तो जितना भी मटेरियल आपको चाहिए तब तक इसको रिपीट करते रहो जब तक आपको वो मटेरियल ना मिल जाए। तो जितने भी ड्राई मटेरियल हैं उनके मैकेनिकल मेथड हैं। सिंपल तो अपना कुंडी सोटा या मोर्टार पेस्टल बोलते हैं, रगड़ के उस कुंडी सोटे में उसका अगर मान लो दाने हैं तो उसको छोटा रगड़ रगड़ के उसका पाउडर बना लो। तो ये कंट्रोल में भी रहता है हमारे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत का काम है। या मिक्सी है ग्राइंडिंग के लिए, पावर ड्रिमर इसमें दिखा रखा है, हैमर मिल है जैसे, उसमें सीरियल्स, ऑयल मील्स और जो इस तरह के फूड आइटम्स हैं वो आमतौर पे जो ड्राई हैं, जिनके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल या फैट ना हो, मॉइस्चर ना हो, वो इजीली ग्राइंड हो जाती है हैमर मिल में। लेकिन जो ऑयल सीड्स या ऑयल रिच सैंपल हैं उसके अंदर समस्या होती है क्योंकि वो ऑयल पिसने नहीं देता, वो उसके फ्लैट चकते बना देता है, फ्लेक्स बना देता है। तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं या और आइटम हैं उनको पहले चॉपर में से पास करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, फिर उसके ग्राइंडिंग करते हैं। और इसके लिए आमतौर पे सोनिक और सुपरसोनिक वाइब्रेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि फूड के अंदर जो भी मटेरियल है वो इक्वली डिस्पर्स हो जाए सभी जगह पे। बस ध्यान यही रखना है कि अपनी तरफ से किसी भी केमिकल, फिजिकल या एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड्स, इस तरह की चीज कम से कम हो। नेक्स्ट इज अवर मॉइस्ट सॉलिड फूड। सॉलिड फूड है लेकिन मॉइस्ट है, उसमें वाटर है, जैसे मीट प्रोडक्ट है। तो मीट प्रोडक्ट जैसी जो चीज है इनको अगर होमोजेनाइज करना है तो पहले चॉपिंग करो इसकी, मिन्सिंग की बजाय। जो चीज चॉकलेट वगैरह है इनकी ग्रेटिंग करो, जो अपने ग्रेटर जिस तरह खोपरा है अपना, उसका जब हम क्रश करते हैं या पाउडर बनाते हैं, या कद्दूकस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ग्रेटर। तो पहले इनकी ग्रेटिंग करते हैं फिर इनकी हैंड मिक्सिंग करते हैं। तो जितने भी मॉइस्ट मटेरियल हैं उसमें ध्यान यही रखना है कि आपको अगर छोटे टुकड़ों में बांटना है तो वो छोटे टुकड़ों में बांटने से पहले वो उसके लंप फॉर्मेशन शुरू हो जाती हैं। तो उनको स्लाइस करना, काटना या मिन्स करना, ये पहली चीज है। फिर बहुत जगह चिल्ड बॉल मिल्स का यूज करते हैं जो फ्रोजन मटेरियल उसको ग्राइंड करने के लिए। और मीट को भी जैसे अगर आपको फ्रीज करना है इंस्टेंटली तो उसके लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। जब वो सॉलिड हो जाता है तो फिर उसकी हम ग्राइंडिंग करते हैं, तो इस तरीके से उसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। टिश्यू ग्राइंडर्स वगैरह और इस तरह की बहुत सी चीजें अवेलेबल होती हैं, बट एक जनरल प्रिंसिपल जो आपको लैब में काम करते हुए ध्यान रखना वो होता है KISS, किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड, कि जो बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल तरीके से, ताकि वो आपको समझ में भी आए और आप उसे ढंग से काम भी कर पाओ, उस तरीके से काम करना। तो सबसे पहले अगर मान लो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 10 मिनट और है भाई अपने पास।
फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो क्योंकि ये फ्रूट एंड वेजिटेबल फील्ड से आते हैं, तो इसके साथ जो भी सॉइल या सैंड लगी हुई है उसको पहले वॉश करना है, फिर जो एक्सेस वाटर है वो डैम्प क्लॉथ से उसको हटाना है। बहुत ज़्यादा वॉशिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे सॉल्युबल सॉलिड्स की लीचिंग होती है फ्रेश जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें। फिर जो फ्रेश टिश्यू है उसको कोर से अलग करना है, आउटर और इनर टिश्यू को अलग करना है। जैसे मान लो आपने संतरा ले लिया तो संतरे का पहले छिलका उतारोगे, फिर जो उसके अंदर का जूसी मटेरियल है उसको अलग करोगे, उसके अंदर से सीड्स अलग निकालोगे। तो हर एक चीज को अलग करने के लिए तो आपको केयर करनी है इसमें। अगर कोई लार्ज फ्रूट वेजिटेबल्स हैं तो उसके पहले छोटे छोटे पोर्शन काटोगे, जिसमें इनर आउटर पोर्शन अगर आपको सारा करना है तो वो सारे मिल जाएं। बीच में से अगर आपको गुठली बीज कुछ ऐसी चीज निकालनी है तो वो निकालोगे, और फिर जब आपको ये क्लियर हो गया कि ये सारी चीजें निकल गई, फिर आप उसको और छोटा करने के लिए ब्लेंडर वगैरह में डालोगे। कम्युनिट, इसके लिए जो वर्ड है बेसिकली कम्युनिट होता है, छोटा करना, मिक्स करके छोटा करना। अब कैन फ्रूट और वेजिटेबल के लिए जब आप कंपोजिट सैंपल बनाते हो तो यानी 3-4 कैन है उनको खोल लिया, इकट्ठा मिला दिया, और फिर जो भी उसके अंदर चीज है उन सभी को मिक्स कर दिया। इस तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड पोर्शंस का, जैसे मान लो आपने ब्राइन डाला है अपने कैंड फूड में और सॉलिड मटेरियल है, तो उनको अलग अलग कर लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं छलने की मदद से, जिससे कि लिक्विड अलग हो जाए, सॉलिड अलग हो जाए, फिर सॉलिड का एनालिसिस अलग होगा, लिक्विड का एनालिसिस अलग होगा। नेक्स्ट इज ईयर सेमी सॉलिड या लिक्विड फूड है, उनको कैसे प्रिपेयर करोगे। लिक्विड फूड के अंदर बेसिकली यही है कि जितने भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सभी प्रॉपरली मिक्सड हों। आमतौर पे वही है कि जो फैटी पोर्शन है वो ऊपर आ जाता है और जो हायर इन डेंसिटी पोर्शन है वो नीचे रह जाता है। तो इसके लिए बेस्ट मेथड तो यही है कि आप इमल्सिफाई करें टॉप टू बॉटम ब्लेंडर्स की मदद से। अब जैसे इसने फ्रूट जूस बेवरेजेस का एग्जांपल दिया है, उसमें क्या है कि जो इंसॉल्युबल मैटर है वो नीचे बैठ जाता है, गादड़ सी या काई सी जम जाती है नीचे, तो उसके लिए ब्लेंडर का यूज कर सकते हैं या हिला के, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी। अगर मान लो तेल में कोई चीज नीचे बैठी है तो जो सिंपली हिलाने से काम नहीं चलेगा, तो उसको और तरीके से ब्लेंड करना पड़ेगा। प्यूरी प्रोडक्ट हैं जैसे आपके केचप है, टोमेटो प्यूरी है, फ्रूट पल्प है, या और फ्रूट वेजिटेबल ऐसे ही हैं, तो उनको शेक करके और फिर उसका सैंपल लोगे। कई जगह अगर थोड़ा सा गर्म करने की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑयल एंड फैट का जब आप सैंपल लेते हो तो आप हल्का सा उनको गर्म कर सकते हो 35 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं करना है। - 35 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट कर सकते हो फैट को। नेक्स्ट इज अवर एंजाइम इनएक्टिवेशन। जो भी अपना फूड सैंपल है, क्योंकि अपने को पता है फूड के अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं जिनको एक्टिवेटेड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे लस्सी वगैरह है उसके अंदर एक्टिवेटेड ही है। बैक्टीरिया काम कर रहे हैं तो बैक्टीरिया भी खुद तो कुछ नहीं करते, वो एंजाइम्स की मदद से सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को अंजाम देते हैं। तो वो जो एंजाइम्स हैं या फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर एंजाइम्स हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं जब तक कि उनको रोका ना जाए। और वो जो काम करते हैं वो हमारे लिए नुकसान वाला होता है। नुकसान इन द सेंस कि जैसी हमें प्रॉपर्टी हमारे फूड आइटम में चाहिए वैसी प्रॉपर्टी नहीं रह पाती, कुछ चीज़ों को वो डिग्रेड करते हैं। तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए जो भी ऐसे अनडिजायरेबल चेंजेस हैं प्रिपरेशन के दौरान, हमें कुछ काम करने पड़ते हैं, और उन कामों से हमारे जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और जो प्रोडक्ट जो अपना रॉ मटेरियल है या जो अपना सैंपल है वो उसी फॉर्म में रहता है जिस फॉर्म में हमने सैंपल उठाया। जब अपने को मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन या प्रोटीन ये चीजें करनी होती है ना, इसमें एंजाइम एक्टिविटी इनएक्टिवेशन जरूरी नहीं होता, लेकिन जहाँ पे शुगर्स या लिपिड्स या कुछ और जैसे ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन है, उसके लिए जो अपना सैंपल है वो इस तरीके का होना चाहिए कि
उसके अंदर एंजाइम्स की एक्टिविटी तभी की तभी रोक दी जाए, अदरवाइज ये चेंजेस करते रहेंगे, पड़े रहेंगे जितनी देर तक। एंजाइम इनएक्टिवेशन के कई मेथड हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका फूड साइज क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट हैं, और आगे आपको क्या एनालिसिस करना है। तो सिंपल मेथड तो वही है कि स्टीम की मदद से आप एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर सकते हो हीट करके, या बॉइलिंग अल्कोहल। कुछ फंगल अमाइलेज ऐसे होते हैं, एंजाइम है ये, जो हीट लेबाइल होते हैं और इनको लो टेम्परेचर्स पे इनएक्टिवेट किया जा सकता है। कुछ बैक्टीरियल अमाइलेजेज हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर हाई करना पड़ता है। जैसे क्लोरोजेनिक एसिड वगैरह आपको अगर सीड से या ड्राई टिश्यू से निकालना हो, तो आपको जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना होता है। एक हमेशा भाई 100 डिग्री सेल्सियस बोलना, इसको सेंटीग्रेड मत बोलना कभी भी। तो उसके अंदर पॉलीफिनोलेज होता है, तो पॉलीफिनोलेज को इनएक्टिवेट करने के लिए टिश्यू को 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे तक रखना पड़ता है, तब वो इनएक्टिवेट होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एंजाइम है जिसको आपको इनएक्टिवेट करना है, जो आपको आपके एनालिसिस में इंटरफेरेंस कर सकता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, वो कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके द्वारा पीएच को कम ज़्यादा करके या साल्ट को निकाल के उस तरीके से भी उनको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आमतौर पे 80% मिथेनॉल या इथेनॉल का यूज़ करते हैं, या आइस कूल्ड 5 to 10% परक्लोरिक और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, या इसका मिक्सचर मिथेनॉल क्लोरोफॉर्म 2 मोलर फॉर्मिक एसिड। तो ये इसके लिए कि अपने पास रिसर्च स्टडीज होती हैं कि आपका कैसा सैंपल है, उसके अंदर कौन से पर्टिकुलर एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करना है, उन स्टडीज के बेसिस पे आप अपना मेथड चूज करते हैं। अब सैंपलिंग की बात आती है। सैंपलिंग बहुत तरीके से होती है, लेकिन हम जिस पे स्ट्रेस करते हैं वो है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में बायसनेस होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई सांख्यिकी आधार होता है। 2-2.5 मिनट में खत्म हो जाएगा भाई, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। जब तब तक जितना इसमें पढ़ सकते हैं पढ़ते हैं। तो जो ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग होती है बेसिकली, वो इसीलिए की जाती है कि हमारे जो सैंपलिंग है वो अनबायस्ड हो, एरर कम से कम हो, और अपने पास एक मेथड हो जिसको सभी फॉलो कर सकें। मेजर स्टेप्स जो है इसके अंदर, सबसे पहले तो आपको वो पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करनी है जहाँ से सैंपल उठाना है। ये भी बहुत बार एक समस्या होती है, इंडस्ट्री में काम करते हुए आपको सैंपल कहीं से और उठाना होता है, सैंपल कहीं और से उठा लिया जाता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन से ट्रक से, जिस तरह आपका ट्रक बोल देते हैं कि भाई बाहर ट्रक खड़ा है उससे लिया, बाहर तो 10 ट्रक खड़े हैं, फिर दोबारा भागोगे या फोन करोगे पूछोगे। तो पहले ही आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। अच्छा, ट्रक में 4 चीजें हैं, आपको सैंपल किस चीज का उठा के लेके आना है, शुगर का लेके आना है, या आपको उसमें पाउडर्ड और जिस तरह मान लो अपना व्हीट है, आटा, या जो आपका कॉर्न फ्लेक्स हैं, या कॉर्न का जो ग्रेट्स हैं, किसका सैंपल उठाना है, ये आइडेंटिफाई करना। फिर सेलेक्ट करना अपनी पॉपुलेशन को, और उसमें से आपको ग्रॉस सैंपल उठाना। ग्रॉस सैंपल का मतलब कि सारा सैंपल जो भी आपको स्टडी के लिए चाहिए। और थर्ड इसके अंदर जो स्टेप है वो है ग्रॉस सैंपल को लैब साइज सैंपल के अंदर कन्वर्ट करना, इसको रिड्यूस करना इस तरीके से। तो हमेशा ध्यान यही रखना है कि सैंपलिंग के अंदर आपका एरर ना हो। और जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है बेसिकली, उसमें 4 सैंपलिंग मेथड्स हैं। तो इन सैंपलिंग मेथड्स को हम डिटेल में अगली क्लास में करेंगे। अभी देख लेते हैं कि ये 4 सैंपलिंग जो मेथड्स हैं, पहला मेथड है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा मेथड है इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, तीसरा है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, और चौथा है आपका जजमेंट सैंपलिंग। थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें, तो इसको हम कल की क्लास के अंदर पूरा करेंगे, क्योंकि अभी अपना टाइम पूरा होने वाला है। ये याद रखो, ये 4 सैंपलिंग और इससे पहले के जितने, और पहले आपको जो वीडियो बताए हुए हैं वो आपको देखने हैं, इसको पढ़ के आना है कल की क्लास में।